हिंदुस्तान के वजीर आजम मिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें तो अब ये तो जिसके यहाँ तकरीब हो रही है वो तय करेगा कि उसको किन मेहमानों को दावत देनी है, कौन मेहमान उस तकरीब में शिरकत करें। अगर मेरे दिल में गुंजाइश नहीं है तो मैं किसी को दावत क्यों दूंगा। क्या नरेंद्र मोदी के दिल में मुसलमानों के लिए कोई गुंजाइश है? 4 महीने हो गए, अब तक मुसलमानों ने ये महसूस किया है कि हिंदुस्तान का वजीर आजम एक तबके की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हिंदुस्तान के वजीर आजम ने मुसलमानों को इस मुल्क का शहरी नहीं समझा। एक बार फिर से सुना कि बुखारी साहब क्या कह रहे थे और इस पर बातचीत शुरू करें, बहस शुरू करें। मैं आपको तमाम अपने मेहमानों से, अपने पैनल से मिलवा दूं। सबसे पहले आपका तारुफ कराऊं डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद से, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। उनके साथ बैठे हैं प्रोफेसर संगीत रागी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, RSS के थिंकर हैं। उनके बाजू में बैठे हैं हिलाल अहमद साहब, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं CSDS के और शोध का काम है इनका। तो तमाम तरह की जो जानकारियां हैं इस मसले पर वो इनके पास होंगी। इनके पास हम बार बार अपनी तमाम जो शुबे हैं हमारे उसको दूर करने के लिए जाएंगे। अमिताभ सिन्हा हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और इसके अलावा सैयद अतहर हुसैन दहलवी, जो कि अंजुमन मिनहाजे रसूल नाम की संस्था से जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद, मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ इस चर्चा को। जब से ये बयान जो हमने फिर से सुना सामने आया है, किसी के भी जहन में सवाल उठ रहा है कि दरअसल क्या वजह है, क्या लॉजिक है कि बुखारी साहब को एक हिंदुस्तानी मुसलमान होने के नाते नवाज शरीफ को बुलाने की क्या ज़रूरत पड़ी। क्या ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट वो नहीं दे रहे हैं इस तरह से करके कि हम नवाज शरीफ को बुलाएंगे लेकिन हम अपने प्रधानमंत्री को नहीं बुलाएंगे। अब वो नवाज शरीफ को, प्रधानमंत्री को बुलाते ना बुलाते, पर नवाज शरीफ को बुलाना जो है उसके पीछे क्या लॉजिक है? ये प्रोग्राम जो है 4 हिस्सों में है जो मुझे बताया गया जी। 22 तारीख का जो प्रोग्राम है वो दस्तारबंदी का प्रोग्राम है। तो दस्तारबंदी का जो काम है वो तो इस फंक्शन में 22 तारीख को होना है। उसमें किसी पॉलिटिशियन को या किसी गवर्नमेंट के आदमी को या बाहर के किसी शख्स को मुझे नहीं। मैं दोबारा से सवाल सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, जिस भी कार्यक्रम में बाकी पॉलिटिशियंस को, जिसमें कि सोनिया गांधी भी शामिल है, वो जाए ना जाए वो बात की बात है। राजनाथ सिंह भी हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन भी हैं, नवाज शरीफ भी हैं। उसमें उन्होंने जो बाज़ाब्ता बयान दिया कि हम नरेंद्र मोदी को बुलाना नहीं चाहते क्योंकि हमारे दिल में कोई जगह नहीं है, और दूसरे की प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उनको एक ऐसे वक्त में बुलाना जब आपके बॉर्डर पे सीज फायर वायलेशंस लगातार हुए हैं, वहां पर एक तनाव है, आपकी जो बातचीत है दोनों मुल्कों की वो बंद है। तो ऐसे में बुखारी साहब क्या एक PR जो होता है उसके तौर पे काम कर रहे हैं, PR एजेंट के तौर पे पाकिस्तान के काम कर रहे हैं? जब हम कोई पब्लिक स्टेटमेंट देते हैं जी, तो हमें एक जिम्मेदार स्टेटमेंट देना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, क्या इसके आफ्टर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इससे कुछ गलत परसेप्शंस बन जाएं, गलत रुझानात पैदा हो जाएं, एक गलत फहमी पैदा हो जाए। एक बात मैं जो आपके फोरम में कहना चाहता हूँ कि शाही इमाम बुखारी साहब जो भी बयान देते हैं उस बयान को पूरी मुस्लिम कौम का बयान बनाकर मीडिया हमारा पेश करता है। तो पहला सवाल तो मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि क्या हमारा मीडिया और हमारा सिस्टम और हमारा एस्टेब्लिशमेंट जो है वो शाही इमाम साहब को ही मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव समझता है? यानी ये स्टेटस आपने दिया है, ये स्टेटस किसी और ने नहीं दिया है। इसमें हो सकता है कि कुछ हद तक एक सच्चाई हो, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ने उनको बनाया है, क्योंकि ये तमाम मिसालें हैं कि चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, वक्त वक्त पर आप शाही इमाम के पास, हालांकि मैं उनको शाही इमाम नहीं कहना चाहती पर आपने इस्तेमाल किया लफ्ज फिर से, उनके पास जाते रहे हैं, उनसे इंडोर्समेंट लेते रहे हैं। 2004 में बीजेपी ने खुद पोस्टर्स छपवाए थे जिसमें उनकी फोटो थी बुखारी साहब की कि वो वाजपेयी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज ने उनका इस्तेमाल किया है और वो इस्तेमाल होते आए हैं पॉलिटिकल पार्टी से। मीडिया ने नहीं बनाया उनको रिप्रेजेंटेटिव। राजनीतिक दल चाहे वो कोई भी हो, अभी तक की जो परिभाषा रही है उसमें सिंबॉलिज्म जो है वो बहुत अहम रहता है। और भारतीय मानसिकता, नेहरू के जब उन्होंने सत्ता ली अंग्रेजों से, तो उन्होंने सीधा स्वतंत्रता के बजाय उन्होंने ट्रांसफर ऑफ पावर किया और सिंबॉलिज्म के सहारे शासन की ज़्यादातर उन्होंने व्यवहारिकता रखी। और इसके नाते भारतीय मानसिकता भी सिंबॉलिज्म को बहुत ही रूढ़ मानने लगी थी।
सिंबोलिज्म अब नहीं चलेगा राजनीति में। लेकिन अब तक सिंबोलिज्म हुआ है, पॉलिटिकल पार्टी ने इस्तेमाल किया है। मैं वहां आ रहा हूँ। और दूसरी बात, जो ये अब्दुल्ला बुखारी, अहमद बुखारी, जितने भी ये लोग हैं, ये लोग बाजीगर हैं, एक तरह के गिमिक्री करते हैं। अब जैसे इसे यही मसला है, मैं इसको कुछ ज्यादा नहीं मानूंगा, ऐसा मानूंगा कि जैसे एक कोई शो बिजनेस का आदमी अपने परसेप्शन को और अपनी इमेज को ज्यादा दिखाने के लिए कुछ भी किसी हद तक जाता है। शी स्टूप्स टू कॉन्कर एक बहुत फेमस नाटक है शेक्सपियर का, ही स्टूप्स टू कॉन्कर है। ये तो नीचे इस स्तर तक गिर सकते हैं यदि जीतने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति में वो, पहले तो मैं एक बहुत मुद्दा उठाना चाहूंगा कि जो बुखारी साहब हैं वो सुन्नी हैं या शिया हैं, क्योंकि अब उस पर भी मैं चर्चा करना चाहता हूं कि सुन्नी जो है उसमें हदीस में तो ये कहा ही नहीं गया है कि इमाम कभी खानदानी हो सकता है। शियाओं में अलग व्यवस्था है। तो पहले ये तो तय करें कि सुन्नी है कि शिया है। डॉक्टर इफ्तिखार अहमद से मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो आपने भी कहा कि वो एक तरह से पॉलिटिकल गिमिक्री है ये, या वो खुद को एक दफा फिर से पॉलिटिकली रेलेवेंट बनाने के लिए या लाइमलाइट में आने के लिए, या जो भी शब्द आप इस्तेमाल करें, अपने राजनीतिक सियासी फायदे के लिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। जब उन्होंने बयान दिया, जो आप भी पहले कह रहे थे कि एक जिम्मेदार शख्स हैं आप, आपको पता है कि आपके बयान का असर हो सकता है, तो कुछ तो सोच समझ कर ही उन्होंने बयान दिया होगा। देखिए, इमाम साहब एक जिम्मेदार आदमी है और उन्होंने अगर कोई बयान दिया है तो जाहिर सी बात है कि वो कोई स्लिप ऑफ द टंग नहीं है, वो उनका सोचा समझा बयान है। वो ये मैसेज देना चाहते हैं। उन्होंने कॉन्शियसली बयान दिया है और जो उनका स्टैंड और जो उनकी पोजीशन है वो उनकी कॉन्शियस पोजीशन है। और मेरे ख्याल से उसमें कोई किसी तरह की कोई उसमें दाएं बाएं की गुंजाइश ना तो सुनने वाले के लिए है और ना उनके लिए है। मैं ये समझता हूं बड़ी क्लैरिटी है उसके अंदर। आप सही मानते हैं या गलत? उनको देना चाहिए था या नहीं? हमें अपने प्राइम मिनिस्टर को, अपनी प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन को, कोई ऐसा काम, कोई ऐसा बयान, कोई ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के कद के साथ तो पूरे हिंदुस्तान का कद जुड़ा हुआ है। अभी जो ये बयान आया, अभी जो ये बयान आया, अतहर हुसैन दहलवी साहब, आपको लगता है कि इससे प्रधानमंत्री की जो कुर्सी थी उसकी एक तरह से बेइज्जती की गई? ऐसा बयान क्या देना चाहिए था? जो मैंने शुरू में सवाल पूछा था कि क्या इसे एक एंटी इंडिया मूव के तौर पर देखा जा सकता है कि आप एक ऐसे मुल्क के प्रधानमंत्री को न्योता दें जिससे इस वक्त एक तरह का टकराव भी चल रहा है, बातचीत बंद है? देखिए नगमा, हमारा जो प्रजातंत्र या जमहूरियत है वो दुनिया में इसलिए मुमताज़ है कि हमारे यहाँ इलेक्शन से पहले कुछ भी हो, लेकिन जब हम इलेक्शन में आज जीत के आते हैं तो हम दस्तूर के कायदों के मुताबिक बात करते हैं। अगर बांग्लादेश होता है तो अटल बिहारी जो हैं वो इंदिरा गांधी को दुर्गा कहते हैं। अगर कश्मीर का मुद्दा होता है तो हमारी राजीव गांधी अटल बिहारी वाजपेयी को भेजते हैं। अगर कंधार का मामला आता है तो सरकार फजलुर रहमान साहब से मिलने के लिए जमीयतुलमा से बात करती है। ये हमारे देश की खूबी है। बुखारी साहब की जहां तक बात है, पहली चीज तो मैं ये कह दूं, अभी तक जो असल मुद्दा है हम उस पर कोई बहस करने को तैयार नहीं है। दो चीजें हुई हैं। एक चीज तो ये, एक बात आपको याद, उनको शायद मेरे ख्याल से मजहब के बारे में कितनी मालूमात है मुझको नहीं मालूम। बुखारी साहब को? हाँ। अच्छा। अगर उनको मालूम होता, अभी जब बाइट आप चला रहे हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने मस्जिद में खुले हथियारों के साथ आने पर पाबंदी आयद की है। मैंने दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में देखा है। सिविल में आपके साथ पीएसओ खड़ा होता है, मुझे समझ में आता है। आप शोबिस तो कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो झाड़ू से लेकर कूड़े तक हम सब शोबिस ही तो कर रहे हैं इस वक्त इस मुल्क में। और क्या कर रहे हैं? खुले हथियार के साथ उनके साथ आदमी घूम रहा है और वो फिर बता रहे हैं किसको बुलाएं किसको नहीं बुलाएं। एक चीज। दूसरी चीज, चर्चा इस चीज पे होनी चाहिए कि इमामत के लिए खूबी क्या है। यहाँ इमामत कौम की लीडरशिप की बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी मस्जिद की इमामत के लिए तीन चीजों, और जब जामा मस्जिद की बात कर रहे हैं वो संभल से लेकर दिल्ली तक हो सकती है, उसके लिए तीन चीजों को कहा गया है। पहली चीज, वो आदमी आकिल और बालिग हो, यानी मेंटली और फिजिकली फिट होना चाहिए। दूसरी चीज, वो आदमी हाफिज और आलिम होना चाहिए। आलिम इसलिए उसको मालूम होना चाहिए नमाज मुझे किस तरह पढ़ानी चाहिए, और हाफिज इसलिए ताकि रमजान में कुरान सुना सके। और तीसरी चीज उसके अंदर होनी चाहिए, वो खतीब होना चाहिए, प्रीचर ऑरिएटर होना चाहिए ताकि जुमे को खुतबा दे। 19 साल का बच्चा जो अमेठी के अंदर अभी सेकंड ईयर का तालिब इल्म है, हाफिज और आलिम और खतीब की बात तो बहुत दूर, जिसने अभी कुरान को नाजरा नहीं पढ़ा, आप हिंदुस्तान के 25 करोड़ लोगों को ठग रहे हैं और आप बता नहीं रहे आप क्या कर रहे हैं। इस पर कोई चर्चा को तैयार नहीं। दूसरी चीज, जो आप भारतीय प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, ताली एक हाथ से नहीं बचती। मैं ना उनका पक्षधर ना इनका मुखालिफ, मर्यादाएं होती हैं प्रजातंत्र की। और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जिस प्रजातंत्र की बुनियाद रामराज पे लाती है, वहां धोबी की बात भी सुननी पड़ती है और सबरी के बेर भी खाने पड़ते हैं। गलतियां आपने भी की। आपने अपना शपथ ग्रहण समारोह में ना अजमेर की दरगाह से किसी को बुलाया, ना जामिद के इमाम को दावत दी। आपने भी गलतियां की हैं। आप ईद के यानी आपदा के बाद पहला जो त्योहार आया था वो बकरीद आई थी, लेकिन आप केदारनाथ छोड़ के जो है वहां दिवाली मनाने आप कश्मीर मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो मैं कहूंगा, कुछ भी हो, नरेंद्र मोदी मेरे प्रधानमंत्री हैं
और देश की वर्तमान स्थिति और जिस सीमाओं पे कुछ भी होता है, हजारों नवाज शरीफ जो हमारी ठोकरों में हैं, देश के प्रधानमंत्री और दस्तूर के अस्मिता के लिए कोई भी ऐसा बयान देगा मैं उसके साथ नहीं जा सकता। और उनका बयान भारतीय मुसलमानों का बयान नहीं है, उनको सीखना पड़ेगा। 2002, 2004 कांग्रेस जितनी भी चीजें उनको सोच समझ के और धर्म के बारे में थोड़ी चर्चा करें। ये खुलेआम पुलिस वालों को लेकर जो घूम रहे हैं, ये जो उल्लंघन हो रहा है मजहब का, धर्म का, पहले इस पर चर्चा करें, बाद में नवाज शरीफ और मोदी की बात करें। बिल्कुल, जो आपने बातें कही उस पर तमाम लोगों ने इतनी तालियां बजाई, इसका मतलब जो आप कह रहे हैं उससे बाकी जो जनता है वो बहुत हद तक सहमत है। इसलिए भी जो आपने कहा कि अगर वो उन्होंने भी एक तरह से शपथ ग्रहण समारोह के दौरान लोगों को नहीं बुलाकर, मुसलमानों को नहीं बुलाकर एक कुछ गलती की। हिलाल साहब, आपको लगता है कि इस तरह का बयान देके बुखारी साहब क्या उस बात का, उस बेइज्जती का बदला निकाल रहे हैं? सवाल है प्रतिनिधित्व का, कौन रिप्रेजेंटेटिव है। तो हमारे सिस्टम में दो तरह के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। एक फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है, आप चुनकर आते हैं, आपने लेजिस्लेचर में जाते हैं, आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। लेकिन इसके साथ साथ में भी समूहों के प्रतिनिधि होने के बहुत सारे और भी अवसर मौजूद हैं जी। तो इसलिए क्या हुआ, नेहरू इस बात को जानते थे, सारा दोष नेहरू पर नहीं डालना चाहिए। नेहरू इस बात को जानते थे और नेहरू ने क्या किया कि इस तरह के इनफॉर्मल रिप्रेजेंटेशन के लिए संस्थाकरण को बढ़ावा दिया। और यही वजह थी कि मुसलमानों की वो बातें जो कि फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन से नहीं आएंगी, जो शिकायतें इनफॉर्मल रिप्रेजेंटेशन से आ सकती हैं। और इसीलिए मुस्लिम मजलिस मुशावरत 1964 में पूरी कांग्रेस एक तरफ थी, नेहरू एक तरफ थे। नेहरू ने कहा नहीं, अगर मुसलमान एकजुट होकर एक प्रेशर ग्रुप बनाते हैं और अपनी आवाज को उठाना चाहते हैं तो हमारे सिस्टम में एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे लोगों के लिए जगह बनती चलेगी। इंदिरा गांधी ने क्या किया कि उन्होंने संस्थाओं को तोड़ा, कांग्रेस को पार्टी के तौर पे तोड़ा और संस्थाएं जो और थी उनको नजरअंदाज करती चली गई और उन्होंने इंडिविजुअल उठाने शुरू कर दिए। भिंडरावाला हो, इनके वालिद अब्दुल्ला बुखारी हों, ये सब इंदिरा गांधी के चुने हुए लोग हैं, जी। और इन लोगों ने जिस तरह से राजनीति की उसके तीन पक्ष हैं। मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका। वो तीन पक्ष मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो विश्लेषण के दृष्टिकोण से निकलते हैं, हमारी रिसर्च से निकलते हैं। पहला पक्ष है कि जो स्थापित पूर्वाग्रह हैं आप उन्हीं की राजनीति करते हैं। जैसे स्थापित पूर्वाग्रह अब की बातचीत में क्या है, मुसलमान पाकिस्तानी है ना, ये पहला स्थापित पूर्वाग्रह है। दूसरा स्थापित पूर्वाग्रह यह है कि मोदी और मुसलमानों के बीच में बहुत बड़ी दूरी है, आप इसी की राजनीति कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक रेडिकल पोस्चरिंग है आपकी, आप रेडिकली उग्र होकर कहते हैं मैं हूं। और तीसरा एक हीरोइज्म है, नायकत्व है कि मैं ही हूं और मेरे दिल में इतनी जगह नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये खास तरह की राजनीति है और इनके तीनों ये आयाम हैं। तो जरूरत ये क्या होता है कि एक तरह की सांप्रदायिकता दूसरी तरह की सांप्रदायिकता को कॉम्प्लीमेंट करती है। हम दिल्ली के माहौल से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। ऐसे समय में अगर ऐसी बात की जाएगी तो ये एक जो गैप बनता है कि अगर मुस्लिम सांप्रदायिक चेहरा कहां से लाएंगे, वो गैप पूरा हो जाता है और उसमें आप लाइमलाइट में आ जाते हैं। आपने कहा कि ये दो कंट्रडिक्शन है जो अभी स्टेटमेंट दे रहे थे, उसमें क्या कंट्रडिक्शन है कि ये मेरा निजी फंक्शन है और फिर मुसलमानों का मैं नुमाइंदा हूं। तो आप नुमाइंदे किस तरह से हो सकते हैं? ना तो आपकी कोई संस्था है और ना ही आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तमाम लोगों को बताना जरूरी है कि मौलाना बुखारी की तरफ से उनका कोई नुमाइंदा जो इनका पक्ष रखे, उनका बचाव करे, ये जरूरी था। लेकिन कोई है नहीं हमारे साथ क्योंकि उनके यहाँ से किसी ने भी आने से इनकार कर दिया। अब 2 दिन के बाद शायद उन्होंने इस पर सोचा होगा, तो कोई उनकी तरफ से नहीं आया है। लेकिन हाँ, कुछ लोग यहाँ पर ऑडियंस में भी हैं जो उनकी बातों से सहमत हैं। आप जो उनका बयान था बुखारी साहब का, उस पर आपका क्या कहना है? हमारे हज़रत, हमारे शेख हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब जो हिंदुस्तान के नामवर आलिम हैं, उन्होंने कई खतूत वज़ीर आज़म मोदी जी को लिखा, लेकिन मोदी जी ने कोई जवाब देने की जहमत नहीं की। इसके अलावा हमारे त्यौहार ईद आए, बकरीद आए, इस मौके पर मोदी जी ने थोड़ी सी ज़ुबान हिलाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने हमें मुबारकबादी नहीं दी, जबकि अभी 2 रोज़ पहले छठ पूजा में उन्होंने मुबारकबादी दी है। तो हम समझते हैं कि अहमद बुखारी साहब ने ये कदम उठाया है, इससे हमारे प्रधानमंत्री हमें सोचें कि हम भी हिंदुस्तानी हैं। आपने जो कहा मोदी जी ने क्या नहीं किया वो सब दुरुस्त है, पर जो कदम बुखारी साहब ने उठाया है वो इसको कैसे इसका हल निकाल देगा? नवाज शरीफ साहब को उन्होंने बुलाया, हम इसकी तायद करते हैं। 5 माह कबल हमारे मोदी जी साहब का जो प्रोग्राम था उसमें उन्होंने नवाज शरीफ को बुलाया था। हालात ऐसे ही थे हिंदुस्तान साहब। एक बात मैं आपको बता दूं कि मोदी साहब हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो बतौर एक हेड ऑफ स्टेट दूसरे हेड ऑफ स्टेट को बुला सकते हैं। बुखारी साहब जो हैं वो हेड ऑफ स्टेट नहीं है। कि जैसे आप ये बताना चाहते हो कि नवाज शरीफ हिंदुस्तान के मुसलमानों का ज्यादा हिस्सा ऐसी हैं? कुछ भी नहीं है।
तो फिर वो अपना खुसूसी तौर पर वो अपना धार्मिक प्रोग्राम में उनको बुला रहे हैं। उनका फर्ज ये बनता है कि किसी रिलीजियस फंक्शन में नहीं जाए, ओके, लेकिन इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर जो प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है मुसलमान कल्चर का, नॉट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जब उनको इन्वाइट किया है तो उसमें उन्होंने वो क्यों नहीं गए उसमें? शिकायत ये भी है कि अगर मुसलमान उन्हें कहीं इनवाइट भी करें तो क्या नरेंद्र मोदी वो दावत कबूल करेंगे? शायद इसलिए भी हिचकिचाहट है उन्हें कहीं बुलाने। बुखारी साहब के सामने नरेंद्र मोदी जी को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है ये दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके अपने जो भी कार्यशैली है उसमें वो सिंबॉलिज्म में कभी, जो अभी तक मैंने समझा है, वो इस मामले में विश्वास नहीं करते कि चीज़ें सिंबॉलिज्म से चलाई जानी चाहिए। वो वाकई एग्जीक्यूशन में, वो वाकई में दिखाने में विश्वास करते हैं। एक मिनट मैं खत्म कर रहा हूँ अपनी बात, एक मिनट लूंगा। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने बकरीद में, ईद में बधाई दी या नहीं दी, क्या इनको ऐसा लगता है कि बाकी के जितने भी नेतागण रहे हों, प्रधानमंत्री रहे हों, यदि उन्होंने बधाइयां दी हैं तो क्या आज भारत का मुसलमान खुशहाल है? मेरा कहना यह है कि किसी भी सूरत में नरेंद्र मोदी आज की तारीख में हिंदुस्तान के वजीर आजम हैं और हिंदुस्तान के वजीर आजम का आदर करना, सम्मान करना मेरा कर्तव्य है और मेरा आदर सम्मान करना उनका कर्तव्य है। ये एक अपनी चीज है। लेकिन एक जो परेशानी की बात आती है, बुखारी साहब जैसे लोग हों या मठाधीश हों या योग कोई भी हो, इन लोगों को जब बढ़ावा क्यों मिलता है? इसकी वजह ये होती है कि हम खास चेहरे ढूंढ लेते हैं। परेशानी की बात यह है कि आप एक दिन पहले ऐलान करते हैं, मैं अपनी बात संक्षेप में कह रहा हूं, विरोधाभास जो है, शोबिस का हर चीज जो बन, उसकी वजह यह है कि भाई अभी आपको मालूम होगा कि शायद सिन्हा साहब भी नहीं जानते, बीजेपी नहीं जानते हो कि दावे के साथ कह रहा हूं मैं, अभी 11 नवंबर को हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत का, कांग्रेस भी भूल जाती थी उनको, 125वां जन्मदिन है। ऐसा व्यक्ति जिसने आप कहा कि इसी जामियत के मेंबर से कहा था कि पार्टीशन जो है वो मेरी लाश पे बनेगा, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, यानी अबुल कलाम आजाद, देश का प्रथम शिक्षा मंत्री, जिसने जो है देश को ललित कला एकेडमी, साहित्य कला परिषद, IIT दिया है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके अभी तक यह भी नहीं कहा, वो तो ये तो कहते हैं कि भाई सोनिया गांधी बाहर चली गई हैं इसलिए नेहरू की तो हम मना लेंगे, लेकिन आपको अबुल कलाम आजाद याद नहीं आते। तभी तो ये सिंबॉलिक लोग खड़े होकर कहते हैं और फिर ये हमको शंका में डालते हैं पाकिस्तान नक्कल। हम अगर पाकिस्तान हमको पसंद होता तो हम जिना को कूद फुटकार के जो है नेहरू और गांधी को अपनाते। जो तमाम मुसलमान हैं, बाकी मुसलमान, क्या इमाम बुखारी ने बयान देकर उनके लिए एक बखेड़ा, एक मुसीबत खड़ी कर दी है कि हम बार बार इस बात को दोहराएं, बताएं कि हमें इमाम बुखारी से हम सहमति नहीं रखते, और आपको एक तरह से अपना नेशनलिज्म दोबारा से ये बताना पड़ रहा है कि हम अपने प्रधानमंत्री को मानते हैं, या बताने की दोबारा जरूरत पड़ रही है? एक उन्होंने एक अजीब सी सिचुएशन खड़ी कर दी है मुसलमानों की, क्योंकि वो एक जो बात कर रहे थे वो तमाम मुसलमानों के नुमाइंदे के तौर पर ही बात कर रहे थे। जो नेशनलिज्म साबित करने की बात है उसमें दोनों शामिल है। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अगर आप पूरे इतिहास उठाकर देखें तो उसमें जो गोवलकर हैं, गुरुजी के नाम से जाने जाते हैं, उनके किताब है बंच ऑफ थॉट, और उसमें सवाल उठता है कि भाई ज्यादातर लोग जो यहाँ पर हैं मुसलमान, वो जो है वो कन्वर्ट हैं। ये बात सही है, हाँ जी कन्वर्ट हैं। तो गुरुजी से सवाल पूछा गया, ये तो हिंदू थे पहले, तो अब इन्हें क्या करना चाहिए? तो इतना अनक्लियर जवाब गोवलकर देते हैं कि इन्हें प्रमाण देना पड़ेगा हर बार, इन्हें प्रमाण देना पड़ेगा हर बार कि इनकी राष्ट्रीयता हमारे लिए है। तो ये प्रमाण मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हाँ, अगर हम इसको कॉम्युनलिज्म के फ्रेम से निकाल दें, सर मैं बोल लूँ, अगर हम इसको कॉम्युनलिज्म के फ्रेम से निकालकर सीधा सवाल पूछें कि हाँ ठीक है, ये बताइए कि प्रमाण क्या देना पड़ेगा, यही स्थिति अमिताभ भाई बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी की जो आधिकारिक नीति है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 4 लेक्चर पर ह्यूमनिज्म के टिकी हुई है। उसमें तीसरे लेक्चर में सवाल उठाया जाता है कि जब भी 2 मुसलमान ज्यादा एक साथ मिलते हैं तो वो देशद्रोह की बात सोचते हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर इस तरह की बातें होंगी तो क्या होगा कि अहमद बुखारी जैसे लोगों को कहने का मौका मिलेगा। अहमद बुखारी को मौका दे रही हैं इस तरह की जो बातें होती हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, परसेप्शन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कभी ये बात नहीं कही जो ये कह रहे हैं। आप तीसरा लेक्चर उठाकर देखिए, भाजपा की नेशनल वेबसाइट, गुजरात वेबसाइट पर भी दिया हुआ है, छपी हुई किताब भी मेरे पास है। नहीं, मैं दीनदयाल उपाध्याय जी की बात के बारे में मैं कह रहा हूं कि ये एकदम सरासर गलत बात है। यदि हम लोग बात में भी इस बात पर चर्चा कर सकते हैं, मैंने भी एक चीज मैं भी बताऊं, मैंने भी रिसर्च
किया। मैं भी एक जेएनयू का एक रिसर्च स्कॉलर रहा हूं, इसलिए ऐसी बात नहीं कि जो एक आदमी रिसर्च करता है तो दूसरे आदमी ने ठीक है अतहर साहब कुछ सोशल साइंसेज में हमारी एक बड़ी विडंबना है कि हम अपने तर्क और अपने फैक्ट अपनी कन्वीनियंस के अनुसार चुनते हैं। हिलाल ने जो कहा उसी बंच ऑफ थॉट में गुरु गोलवलकर जी लिखते हैं कि वो हिंदू हो ही नहीं सकता जो मुसलमानों के साथ भेद करने की बात करे, उसी बंच ऑफ थॉट में है। उसको हिलाल जी नहीं जिक्र कर रहे हैं। वो बार बार इस बात को कहते हैं कि इस प्रकार के डिफरेंशिएशन नहीं होने चाहिए समाज के अंदर, इससे सामाजिक और राष्ट्र के अंदर आपसी वैमनस्यता बढ़ेगी, ये नहीं होना चाहिए। कहीं पे आपको अपने आप को प्रमाण देना पड़ता है, कहीं आपसे कोई प्रमाण मांगता है। मैं आपको दो थोड़ी मुख्तसर बात कहूंगा। हम गवर्नेंस की बात करते हैं, हमारे पास गवर्नेंस की मिसाल होती है राम से जब चलेंगे, भाई इस्लाम से पहले है ना राम, तो जब आप बात आएंगे आपको गवर्नेंस महाराणा प्रताप में मिलता है, आपको गवर्नेंस शिवाजी राजे में मिलता है, आपको गवर्नेंस आते आते सरदार पटेल में मिलता है। और इन तीनों के साथ मुसलमानों के अच्छे संबंध हैं। परेशानी कब होती है? जब आरएसएस और बीजेपी इनको ये कह के पेश करती है ये हिंदू हृदय सम्राट हैं। दिक्कत वहां होती है, कोई ये नहीं बताता कि महाराणा प्रताप के लिए लड़ने वाला जो फौजी जो कमांडर था वो मुसलमान था। कोई ये नहीं बताता कि शिवाजी राजे का जो असल बॉडीगार्ड था या उनकी जो तोपची का जो इंचार्ज था वो मुसलमान था। कोई ये नहीं बताता कि उसी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली के अंदर पहला स्पेशल कमिश्नर जो है वो खुर्शीद आलम खां को नियुक्त किया था। जब आप शख्सियतों को बांटते हैं, इतिहास में क्या मुझको नहीं मालूम, मैं आज सिन्हा साहब से संघ से मतलब संघ से पूछना चाहता हूं। मुझको ये कहना पड़ता है अफजल गुरु को किसी सूरत में मैं कबूल नहीं करूंगा, मुझको कहना पड़ता है कि कसाब की लाश को मैं दफन नहीं होने दूंगा। ये राष्ट्र प्रमाण नहीं, मेरी अंतरात्मा मुझसे कहती है कि ऐसे किसी देशद्रोही को पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अबुल कलाम आजाद को मानता हूं जिन्होंने ये कहा था कि अगर मुझको आप स्वराज और हिंदू मुस्लिम एकता की बात करेंगे तो मैं स्वराज को ठुकरा दूंगा, हिंदू मुस्लिम एकता को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मगर परेशानी यह होती है, मुझे परेशानी उस वक्त होती है जब मैं देखता हूं कि साहब भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी अकाली दल वो भिंडरावाले को जो है शहीद का दर्जा दे देती है, इंदिरा जी के कातिलों के लिए शहीदी दिवस मनाती है, भल्लर को जिंदा शहीद कहती है। मुझे तब होता है कि भाई आप उनके लिए आपका मापदंड अलग है, मेरे लिए अलग। तब बुखारी साहब जैसे लोग खड़े होते हैं। बुखारी जी ने जो भी किया है वो अपने व्यक्तिगत कारणों से किया है और उस व्यक्तिगत कारणों में उनकी अपनी दुकानदारी बंद होती थी, इसलिए उन्होंने किया। ठीक है। अब उसके बेसिस पे यदि वो नवाज शरीफ को मोहरा बनाए, नरेंद्र मोदी को मोहरा बनाए, हम लोग यदि उसके लिए सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनके इस दुकानदारी को दोबारा चलवाने के लिए जितनी चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है गलत है। और इसलिए इसको इतना ही कहना मेरे लिए काफी होगा कि अब मौलाना जो बुखारी साहब हैं ये अपने आप में इरेलेवेंट हो चुके हैं। इस्लाम में भी मैं यही सवाल आप सब लोगों से पूछना चाहती हूँ, आपसे शुरू करना चाहती हूँ, क्या मौलाना बुखारी अब इरेलेवेंट हो चुके हैं? ये कहना कि बुखारी साहब मुसलमानों के नुमाइंदे हैं, इस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों की ये बुनियादी दिक्कत है कि उनके पास कोई लीडर नहीं है। हमारे पास बहुत सारी वॉइसेस हैं, उनमें से एक वॉइस मौलाना बुखारी की वॉइस भी है। और उनको जो बढ़ावा दे दिया है वो सियासी पार्टियों ने दे दिया है। वो चूंकि कमी है नुमाइंदों की, कोई लीडरशिप की, इसी वजह से बुखारी साहब जैसे लोग यहाँ पर पनपते हैं। हिलाल साहब देखिए, हमने ये सवाल पूछा भारत के मुसलमानों से 2008 में और सीधा सवाल पूछा कि क्या मुस्लिम लैक ऑफ लीडरशिप आपके लिए समस्या है। 96% मुसलमानों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें 96% ने ये कहा कि मुसलमानों की लीडरशिप हो या नहीं हो, रोटी कपड़ा मकान हमारे ज्यादा बड़े मुद्दे हैं। ये मुस्लिम रेस्पोंडेंट्स का जवाब है। एक बात, इसलिए इरेलीवेंट तो पहले ही हो चुके हैं। ठीक है, सिंबल की राजनीति करते हैं, ये हम सब जानते हैं। अतहर साहब, आप ये मानते हैं कि नुमाइंदे नहीं हैं बुखारी साहब और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने बढ़ावा दिया है, फिर भी कोई तो उनकी अहमियत होगी, क्योंकि कभी बीजेपी, कभी समाजवादी पार्टी, कभी कांग्रेस उनके दरवाजे पे इलेक्शंस पे जाती रही, जबकि मुसलमान उनको अपना प्रतिनिधि नहीं मानते, उनके कहने पे शायद वोट भी ना पड़े, फिर भी उनको फायदा इसका लगातार होता रहा। बिल्कुल, देखिए हिंदुस्तान की सियासी जमातों की क्या वो जो है अधर्म जिसको कहते हैं, बिल्कुल कम्युनिस्ट जो भी हों, उनको मुस्लिम चेहरों की हमेशा जरूरत रही है। जब 2004 में बीजेपी को जरूरत थी तब उनका चेहरा था, 2014 में कांग्रेस को लगा तब उनके चेहरे थे। मगर मुसलमान बहुत ज्यादा जो है वो सियासी बालिग है, उसको मालूम है कि अपना वोट उसको कहां देना है, वो अपने मसाइल के साथ चलता है। और तो हिंदुस्तान के मुसलमानों के मसाइल अपने, इसलिए मुझे लगता है बुखारी साहब भी तो एक पॉलिटिकल फ्रीलांसर की तरह काम ही करते रहे ना, वो जो पार्टी उनके पास आई वो वहां पे चले गए। यही कह के जो बात करते हैं यहीं पे हम उनकी शख्सियत को अलग कर रहे हैं। हमारा कहना यह है कि उनका इंतखाब जिस काम के लिए हुआ वो जामा मस्जिद की इमामत है।
क्या और उस वो- इमामत की जब आप देखिए, मैं वहीं आ रहा हूं, और आप जो 22 तारीख को अपना उत्तराधिकारी या जो भी कहिए जो राज अभिषेक आप कर रहे हैं, हालांकि जो मौका ऐसा है कि कश्मीर में आपदा आई हुई है, लोगों अभी 15 तारीख के बाद जो बर्फ गिरनी शुरू होगी, वो जितना पैसा जो इस पे खर्च कर रहे हैं, क्या ही अच्छा होता, लोगों से अपील करते हुए वो पैसा वहां जाता। वो जो राज अभिषेक कर रहे हैं, उस राज अभिषेक के लिए मैं कहता हूं, वो हमको भाई भारत का हिंदू और मुसलमान सब जामिद को जानता है, तो उनको चाहिए भाई, हर किसी को चेहरा चाहिए। बीजेपी को और मोदी साहब को भी जफर सुरेश वाला चाहिए आज की तारीख में, है ना। इसी तरीके आप भी चाहिए, नहीं, आप भी आइए, चेहरों की बात कर, चेहरों की बात नहीं, मैं चलिए सुशासन मैं आ जाऊंगा, मैं मैं आ गया। एक- मेरा एक कहना सवाल यहाँ पर audience मैं से भी खत्म है, करूं। मेरा कहना है बुखारी साहब को दो चीजें करनी चाहिए। पहली चीज तो उनको ये बताना चाहिए भाई, हाँ मैं जो बनाने जा रहा हूँ इसको डिले कर रहा हूँ, बदकिस्मती से जो मेरा ये बच्चा है इन तीनों क्राइटेरिया में नहीं आता है, ये राजी अभिषेक, या तो वो कहते हैं मैं अपना सियासी वारिस बना रहा हूं, ठीक है, बात हाँ, समझ में आ जाती हाँ, है। इमामत की जो बात कर रहे हैं, हाँ, ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूं उनकी शख्सियत, इमाम का जो उनको टाइटल है शाही का, वो कितना सही कितना गलत है। इमामत जिस तरह से खानदानी जागीर रही, क्या वो होनी चाहिए था, इस पर उन्होंने सवाल उठाया है। यही राजनीति है, यही राजनीति है कि अपने आप को इतना पैरेलल कर लो कि भाई मोदी ने हमें नहीं बुलाया था तो हम उनको नहीं बुलाएंगे, तो आपकी औकात क्या है, आप हैं कौन। जामा मस्जिद जो है वो भारत की राज्य सत्ता नहीं है, और हमारी राज्य सत्ता जो मौलाना देहलवी ने पहले भी कहा, वो बिल्कुल हेड ऑफ स्टेट की तरह एक्ट कर रहे हैं कि मैं एक पैरेलल गवर्नमेंट यहाँ पे शायद है। जहां तक नवाज शरीफ साहब के बुलाने का ताल्लुक है, पोजीशन साफ होनी चाहिए। देखिए, नवाज शरीफ साहब के बुलाने का मामला ये है कि उनके बुलाने से, क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क में जो माहौल बना हुआ है, मुल्क के अंदर जो माहौल है, सरहदों पर जो माहौल है, और जिस तरीके से तमाम हिंदुस्तानियों के जज्बात जो हैं वो मुकम्मल मजरू हैं, जिन लोगों के लोग शहीद हुए हैं उनके घरों के अंदर मातम है, उस सूरत हाल में जब हम मातम की कैफियत में हैं और हम गुस्से की कैफियत में हैं, किसी ऐसे शख्स को बुलाना जिससे कि तमाम लोगों के अंदर जो है उनके जज्बात मजरू हों, ये मुनासिब बात नहीं है। मैं आपके तवज्जुह से मौलाना बुखारी से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो अपने फैसले पर नजरसानी करें, इसलिए कि बहुत भारी गलतफहमी इससे पैदा हुई है। तमाम हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो बेवजह राष्ट्रीयता के हवाले से, हुब्बुल वतनी के हवाले से कटहरे में खड़ा कर दिया गया है, जबकि ये बात नहीं होनी चाहिए। सूरत हाल को साफ होना चाहिए, क्योंकि अभी बात ये हो रही है, क्योंकि अभी ये बात ये हो रही है कि 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को लेकर साथ चलना है, तो अब हमें उस माहौल की तरफ बढ़ना चाहिए, न कि हमें उस माहौल की तरफ बढ़ना चाहिए जहां पे हम एक दूसरे से बट रहे हैं।